क्लास हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हमने कुछ-कुछ बातें किया था, मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी हमने कुछ बात किया था और बिहेवियरलिज़्म और पोस्ट बिहेवियरलिज़्म इन सब पर बारे हमने कर लिया, डिटेल से भी हमने पढ़ लिया उनके बारे में। तो आज उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। यदि आप इसी को पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जो पिछले वाली क्लास है, उसको पहले देखिए, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, अच्छी समझ विकसित हो जाए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। जिससे अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, ओके? यदि आप डायरेक्ट इसको देखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से सभी बातें समझ में आ जाएगी, लेकिन एक अच्छा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा यदि आप लास्ट वाला क्लास करते हो। तो आज का क्लास रहेगा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, क्लास ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, छोटी-छोटी क्लासें हम लेंगे 40 से 50 मिनट के आस-पास हमारी क्लास हम लेंगे। बड़ी क्लास में कुछ-कुछ प्रॉब्लम आप सभी को हो रही थी, इसी को ध्यान में रखते क्लास हम छोटी करेंगे। जैसे आज हम सिस्टम के अंदर गए, सिस्टम के अंतर्गत डेविड ईस्टन का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। अगला जो क्लास है उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद में मार्क्सिस्ट अप्रोच हो जाएगा और उसके बाद में कम्युनिकेशन जो अप्रोच है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम छोटी-छोटी क्लास ले लेंगे 40 से 45 या 50 मिनट जो भी हो। तो उससे समझने में भी आसानी होगी और ठीक भी लगेगा आपको। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, लेकिन इससे पहले आप कुछ समझिए, समय समझिए आप कि उसमें अमेरिका में क्या चल रहा था 1945 के अंतर्गत या इसके साथ में आप यूरोप भी ले सकते हो। यूरोप और अमेरिका में क्या चल रहा था 1945 के समय। तो यूरोप और अमेरिका में इस समय व्यवहारवाद आ चुका है और व्यवहारवाद का जो प्रभाव है, वही आपको सिस्टम अप्रोच के ऊपर देखने को मिलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं जो व्यवहारवाद है, उसी का प्रभाव, उसी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर सिस्टम अप्रोच के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 1945 के समय सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका है और कोल्ड वार का समय आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर सिस्टम अप्रोच को समझने के लिए कि ये समय था कोल्ड वार का, शीत युद्ध का समय था और इस शीत युद्ध में सोवियत संघ लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा था। आप यदि आइडियोलॉजी पढ़ोगे, आप यदि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो व्यवस्था की परिवर्तन की बात लगातार करते हैं। यानी जो पहले सरकारें थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट थी, उसको चेंज कीजिए और जो सर्वहारा वर्ग है, उसको आप एस्टेब्लिश कीजिए, उनकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी लगातार यूरोप और अमेरिका में विकसित हो रही थी और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था इसी आइडियोलॉजी को अमेरिका के अंतर्गत भी। तो अमेरिका के जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, उसके सामने ये समस्या थी कि ये जो सोवियत संघ की जो ये आइडियोलॉजी है, इसको हम कैसे कम करें, कैसे इसको डिक्लाइन करें और इसका फैलाव अमेरिका में किस प्रकार से कम करें, ओके? तो उन्होंने इस प्रकार का एक अप्रोच लेके आए, सिस्टम अप्रोच लेके आए, जिसमें वो कहते थे कि जो वर्तमान व्यवस्था चली आ रही है, वो ही ठीक है, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुछ डिमांड है, तो हमारे पास में लाइए, हम आपकी जो भी डिमांड है, उसको फुलफिल करेंगे, ओके? तो ये क्या कह रहा था, ये जो सिस्टम अप्रोच अब इस समय आती है 1960s के दशक के अंतर्गत आती है, तो इसमें ये कहा गया कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप हमारे सामने लाइए, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। व्यवस्था इस प्रकार की चेंज करने की आवश्यकता नहीं है और ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सही नहीं है कि आप पूरा पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें। इस प्रकार की बात इसमें कही गई, क्यों कही गई? उसके पीछे कारण था सोवियत संघ का लगातार बढ़ता प्रभाव, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसको सभी स्वीकार कर रहे थे। यूरोप या अमेरिका सभी देशों में लगातार उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे और उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? व्यवस्था परिवर्तन। ओके, यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप वॉयलेंस का प्रयोग भी कर सकते हो किसी भी प्रकार से, ओके? तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी उनकी थी, लेकिन अमेरिका वाले तो चाहते थे कि जो हमारी व्यवस्था वो सबसे अच्छी मानी जाए, इसके लिए प्रयास करना शुरू किया और जो व्यवस्था चली आ रही है, ये हमेशा चलती रहे, ओके? तो इस प्रकार का एक अप्रोच यहाँ पर अपनाया गया, जिसी को हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि डेविड स्टन अपने आर्गुमेंट के द्वारा किस प्रकार ये बताएँगे कि इस पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमेशा चलता रहना चाहिए और जैसे-जैसे आपकी प्रॉब्लम आई वैसे-वैसे आप सिस्टम को बताइए, यानी जो गवर्नमेंट है उसको आप बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान किया जाएगा। यदि फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो फिर आप उनको बताइएगा, ओके? तो एक समय के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका समाधान हो जाएगा। तो ये सब हमें पढ़ना है सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत, ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड था। तो व्यवहारवाद के बाद में
या उसी समय लगभग उसी समय ये अप्रोच भी आ जाता है, पहले व्यवहारवाद आता है, उसके बाद में व्यवस्था सिद्धांत भी आ जाता है। समाज शास्त्र के अंतर्गत हम बात करें साइंस के अंतर्गत साइंस के अंतर्गत ये जो सिस्टम थ्योरी है बहुत पहले आ चुका है। 1930 के आसपास ये थ्योरी अप्रोच आ चुकी है। लेकिन सोशल साइंस में ये बाद में आती है, 50s के आसपास आती है और यदि हम पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो 1956 के आसपास ये अप्रोच पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी आ जाती है। डेविड स्टन है, आमंड पावल है, इनके द्वारा इस अप्रोच को सपोर्ट किया जाता है और इसी के आधार पर अपना थ्योरी भी बिल्ड किया जाता है। चलो देखते हैं, सिस्टम देखते हैं सबसे पहले कि सिस्टम क्या होता है। अप्रोच तो हमने देख लिया कि अप्रोच क्या होता है। अप्रोच है किसी घटना को देखने का नज़रिया या विश्व को देखने का नज़रिया। कोई हो सकता है कि इस पेन को किसी दूसरी साइड से देखे तो उसको ऐसा दिखे, यदि कोई सामने से देख रहा है तो इसको पूरा दिख जाएगा, यदि वो इस साइड से दिख रहा है तो उसको पेन ऐसे दिखेगा। तो सबका नज़रिया होता है अलग-अलग और अप्रोच भी हमें ये नज़रिया देता है कि विश्व के अंदर जो घटनाएँ हो रही है वो आखिर क्यों हो रही है। कोई किसी दृष्टिकोण से देखता है, जैसे सिस्टम अप्रोच वाले इसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे और मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो ये देखेगी कि ये सभी आर्थिक कारणों से प्रभावित हो रहा है और जो व्यवहारवाद है वो उसका थोड़ा-सा अप्रोच अलग हो जाएगा, लगभग ऐसा ही है सिस्टम अप्रोच जैसा व्यवहारवाद का अप्रोच है। और यदि स्ट्रक्चरल फंक्शनल आप देखोगी तो उसका भी अप्रोच लगभग ऐसा ही है। तो एक तरफ हो जाएँगे लिबरल्स हो जाएँगे और एक तरफ मार्क्सिस्ट हो जाएँगे, दोनों अलग-अलग इस विश्व को देखेंगे और अपनी व्याख्या वो देंगे। ओके? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या होता है? क्या होता है सिस्टम? ये है भारत, ओके? और भारत के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएँ भी होती है इसके अंतर्गत, इस देश के अंतर्गत धार्मिक भी होता है, सांस्कृतिक एक्टिविटी भी होती है और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होती है। तो एक व्यवस्था का निर्माण इकोनॉमिक्स से होता है, धर्म से हो सकता है, संस्कृति से होता है और पॉलिटिकल एक्टिविटी से होता है। इन सबको हम एक व्यवस्था का भाग मानते हैं। हमारा जो समाज है, समाज के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई या राजनीति से जुड़ी हुई, इन सब से मिलकर बनता है एक व्यवस्था। इन सब से मिलकर बनता है व्यवस्था। तो व्यवस्था एक बड़ी अवधारणा है और हमें पढ़ना है केवल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमें देखना है। तो हमें केवल कौन-सा देखना है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखना है कि व्यवस्था के अंतर्गत पॉलिटिकल एक्टिविटी किस प्रकार से होती है और इसके अंतर्गत हम किस प्रकार से काम करते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेशन करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है और अन्य जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, उनका क्या-क्या रोल होता है, इन इन सबको हम इस सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं, ओके? तो एक सिस्टम के अंतर्गत हम शामिल करते हैं सभी प्रकार की प्रक्रियाएँ, जिसमें आर्थिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है और राजनीतिक, इन सभी एक्टिविटी को हम एक सिस्टम के अंतर्गत शामिल करते हैं क्योंकि आप देखोगे अपने आस-पास घटनाएँ देखिए, इन सबसे जुड़ी हुई या तो पॉलिटिकल हो सकती है, कल्चर से जुड़ी हो सकती है, धर्म से जुड़ी हो सकती है या आर्थिक हो सकती है। तो इन सब से ही मिलकर बनता है एक सिस्टम और हमें क्या देखना है? पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखना है कि ये किस प्रकार से काम करता है आखिर। तो समाज हो गया, समाज के अंतर्गत कई सारी एक्टिविटी है और इसी एक्टिविटी को हम एक सिस्टम का नाम देते हैं और जब हम कहते हैं कि ये सिस्टम सही नहीं है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसका अर्थ होता है कि इसमें कई सारी धर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कई सारी आर्थिक प्रॉब्लम है, इसमें कई सारी राजनीति से जुड़ी समस्याएँ हैं या हम कह सकते हैं इसमें कई सारी संस्कृति से जुड़ी हुई समस्याएँ। तो जब हम एक सिस्टम के खराब होने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक से काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है और जब हम कहते हैं कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, तब हम कहेंगे कि सरकार ठीक से काम नहीं करती है, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता और जो सरकार है, उनके बीच का रिलेशन ठीक नहीं है, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ ठीक से काम नहीं करती है, उनको ठीक से काम करना चाहिए, जिससे एक बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम बन सके। ओके? तो ये हमें फ़ोकस करना है इसी पर और जो सबसे महत्वपूर्ण भी यही माना जाता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है लिबरल अप्रोच के अंतर्गत और ये भी जो सिस्टम अप्रोच है, व्यवहारवाद है, ये सब लिबरल अप्रोच है। और यदि हम बात करें मार्क्सिस्ट अप्रोच, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच इस पर ऊपर फ़ोकस करेगा कि जिनके पास में धन होगा, पैसा होगा, जो अमीर लोग होंगे,
उन्हीं का कंट्रोल होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। लेकिन यहाँ पर लिबरल अप्रोच थोड़ा-सा अलग है, वो इसी के ऊपर अपना पूरा फ़ोकस देंगे कि ये सबसे प्रमुख है और ये इन्हीं के द्वारा सब कुछ एक समाज के अंतर्गत होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है? ये भी समाज का एक भाग है, ओके? एक समाज है, इतना बड़ा हमारा समाज है, ओके? तो ये समाज हो गया हमारा और यहाँ पर राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो इसी समाज का एक छोटा-सा भाग है, ओके? पूरे समाज का ही एक भाग है, लेकिन पूरा समाज में तो हम बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं, लेकिन राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक जो व्यवस्था है वो केवल समाज का एक छोटा-सा भाग है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी उपव्यवस्थाओं को आदेश देने तथा उन्हें नियंत्रित कर सकने की क्षमता होती है। ये बात थोड़ा-सा इसको यूनिक बनाती है एक पॉलिटिकल सिस्टम को कि आपका जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होता है वो आपको कंट्रोल करता है, इन सबको कंट्रोल करता है। आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी एक्टिविटी है, वो राजनीति के द्वारा नियंत्रित होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक एक्टिविटी, ओके? पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात यहाँ पर सिस्टम के अंतर्गत कही जा रही है, लिबरल अप्रोच के अनुसार। हम अभी तक भी सिस्टम अप्रोच का बैकग्राउंड ही देख रहे हैं, बैकग्राउंड के रूप में हम समझ रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट को थोड़ा-सा फिर से देख लीजिए, लास्ट जो क्लास था उसके अंतर्गत हमने देखा था। कुछ बातें और देख लीजिए फिर से। प्राचीन और मध्य युग का जो विचारक थे या आप कह सकते हो प्राचीन, मध्य और 1945 के समय तक जितने भी विचारक थे, वो केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते थे। औपचारिक संस्थाएँ यानी जो कि राज्य है, सरकार है, न्यायपालिका है, इन सब का ही अध्ययन करती थी। उनको हम क्या कहते हैं, औपचारिक संस्थाएँ इसको कहा जाता है। तो प्राचीन मध्यकाल और 1945 के समय तक इसी प्रकार का स्टडी किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद में इसमें जैसे ही व्यवहारवाद आया, तो व्यवहारवाद के साथ में परिवार, वर्ग, जाति, धर्म, हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है। हम वोट देते समय किसको आधार मानते हैं, जाति, धर्म, इन सब का स्टडी किया जाने लगा, जिसको हम कहते हैं वोटिंग बिहेवियर, ओके? तो इन सब का हम स्टडी करना प्रारंभ कर देते हैं 1945 के बाद में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, पॉलिटिकल कल्चर आ जाएगा, कई सारी अप्रोच आपके सामने आ जाएगी। तो इन सब का हम स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के साथ में ही यदि हम बात करें सिस्टम अप्रोच, तो आखिर ये आता कैसे? क्यों? इसको लाया क्यों गया? इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई? इस पॉइंट को थोड़ा-सा देखिए, उसके बाद में हम डायरेक्ट सिस्टम अप्रोच पर आ जाएँगे। आखिर इसको लाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो सबसे बड़ा कारण मैंने प्रारंभ में बताया था, 1917 के अंदर के सोवियत क्रांति हो गई और सोवियत क्रांति क्या कहती है? सोवियत क्रांति कहती है कि व्यवस्था को परिवर्तन कीजिए आप। व्यवस्था जो भी व्यवस्था चल रही है उसको आप परिवर्तन कीजिए। उसमें परिवर्तन की बात कर रहे थे, यदि परिवर्तन ठीक से नहीं कर रहे हैं, आराम से वो करने नहीं दे रहे हैं, तो वॉयलेंस का प्रयोग कीजिए। लेकिन परिवर्तन आपको करना है, जो सर्वहारा है, उनकी गवर्नमेंट अब आनी चाहिए, ऐसी बात इस क्रांति के बाद में की जा रही थी और पहले भी इस तरह की बातें की जा रही थी। तो जब सोवियत संघ ऐसी बातें कह रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात इसमें कर रहे थे, तो अमेरिका के सामने ये प्रॉब्लम थी कि ये जो आइडियोलॉजी है इसको हम कैसे डिक्लाइन करें, इसको हम कैसे कमज़ोर करें। तो अमेरिका वालों ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो कि लगातार चलें और जैसे-जैसे प्रॉब्लम आएगी उसका हम समाधान करते जाएँगे। तो पहला कारण ये हो गया, इस सिस्टम अप्रोच के आने का कारण क्या है? सोवियत क्रांति और उसके बाद में उनके जो विचार है, विचार लगातार यूरोप और अमेरिका में जिस प्रकार से बढ़ रहे थे, उनको कैसे रोका जाए और व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा अप्रोच लाया जाए जो कि बता सके कि जो व्यवस्था चली आ रही है वो बेहतरीन है, व्यवस्था को चेंज करना सही नहीं है और आपकी जैसे-जैसे प्रॉब्लम आती है, वो हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। ऐसी अप्रोच इसमें लाई जाती है अमेरिका के अंतर्गत। दूसरी बात सिस्टम अप्रोच की हमें आवश्यकता क्यों हुई? 1945 के बाद में कई सारे देश आज़ाद हुए, तो इन आज़ाद हुए देशों की अपनी-अपनी समस्याएँ थी। तो पहले तो हमें समस्या का नहीं पता कि इनकी समस्या ठीक से समस्या क्या है, फिर हमें पहले समस्या को समझना है, फिर उसका सॉल्यूशन देना है। तो इन सब के लिए भी आपको इस सिस्टम अप्रोच की तरफ जाना होगा, एक नई अप्रोच की तरफ आपको जाना होगा और यही प्रयास सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत किया गया कि जो प्रॉब्लम है, जो एशिया और अफ्रीका के देश जो आज़ाद हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान हम कर सकें। इसलिए यहाँ पर सिस्टम अप्रोच का डेवलपमेंट अमेरिका के अंतर्गत होता है सबसे पहले।
राजनीतिक व्यवस्था में औपचारिक संस्थाओं के साथ-साथ अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो अब क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम है, एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंतर्गत सबका अध्ययन किया जाता है। राज्य सरकार, जुडिशरी, इनका तो अध्ययन किया जाएगा। साथ में जाति, धर्म, हित समूह है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल कल्चर है, इन सब का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये हो गया बेसिक्स हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम अप्रोच क्यों आया, इसको लाने का इसका आने का क्या कारण था। एक तो ये व्यवस्था परिवर्तन वाली बात हम कह देंगे और दूसरी हम कह देंगे आज़ाद हुए देशों की प्रॉब्लम अपनी-अपनी थी। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो यूरो सेंट्रिक था, जिसका अर्थ है वो यूरोप के ऊपर केंद्रित था। लेकिन जो अब अप्रोच है, अब हमें एक नई अप्रोच की आवश्यकता है जिससे यूरोप और अमेरिका के साथ में अफ्रीका और एशिया देशों की समस्याओं का भी समाधान हम कर सकें। तो इस प्रकार के अप्रोच की आवश्यकता अभी हमें हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम अप्रोच का थोड़ा-सा विशेषताएँ देख लेते हैं, मेन-मेन विशेषताएँ देख लेते हैं, उसके बाद में एक बार फिर से हम इससे जुड़े हुए विचारक भी हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से विचारक हैं। तो इसकी विशेषताएँ देख लीजिए कुछ कि सिस्टम अप्रोच आखिर होती क्या है? ये किसका भाग है? मॉडर्न अप्रोच का, पहले बात। दूसरा, ये व्यवहारवादी क्रांति का ही एक परिणाम आप बोल सकते हो। व्यवहारवादी जो क्रांति थी, व्यवहारवाद जो आंदोलन था, उसी का एक परिणाम था सिस्टम अप्रोच पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का अर्थ है कि सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत हम बात करेंगे औपचारिक संस्थाओं के साथ में अनौपचारिक संस्थाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। औपचारिक संस्थाओं में हमने बार-बार आपको बताया, पिछली क्लास में भी बताया, औपचारिक संस्था यानी जो फिक्स है यानी जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, जिसमें हम सरकारें शामिल करते हैं और जितने भी आपके कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, उन सभी को हम औपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है, वो सभी हम अनौपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। ओके, तो अब क्या हुआ, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया जाता है, जैसे लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, ये हमें स्टडी किया जाने लगा 1945 के बाद में कि डेमोक्रेसी है, वहाँ की जो व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है। दूसरा है जो गैर लोकतांत्रिक देश है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं और वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो इस प्रकार का स्टडी भी अब किया जाने लगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, सबका स्टडी आप कर सकते हो। सिस्टम अप्रोच की सहायता से आप सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। सबको आपको देख देख लेगा कि इसमें क्या-क्या अच्छा है, इसमें क्या स अच्छा, जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में क्या-क्या अच्छा है, क्या-क्या बुरा है, क्या समानताएँ हैं, बाहर से तुलना करते हुए इन सबको हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, जिसमें हम डेमोक्रेटिक कंट्री का स्टडी कर लेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या-क्या चल रहा है और इसके साथ में हम नॉन डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री है, उनका भी स्टडी कर लेंगे कि उनमें क्या-क्या चल रहा है और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होगी, अच्छा या बुरा या समानताएँ जो भी होगी, उन सबको हम देख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा है इंटरडिपेंडेंसी। इस पॉइंट को इसमें स्वीकार किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंटरडिपेंडेंसी यानी पॉलिटिकल सिस्टम अन्य प्रकार के जो सिस्टम है, एक व्यवस्था के अंतर्गत कई सारे सिस्टम की हमने बात की, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इन सब से भी प्रभावित होता है, ऐसी बात इसमें कही गई। यानी ये हो गया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। ये किससे प्रभावित होता है? इकोनॉमिक सिस्टम से, कल्चरल सिस्टम से, रिलिजन से, इन सब से प्रभावित होता है, इस बात को इसमें स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से हम स्टडी अब कर सकते हैं सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत। हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी स्टडी कर सकते हैं, यानी सब एक दूसरे से प्रभावित होती है। यही बात हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे या पढ़ते होंगे, ये अब तो क्या पढ़ोगे, ग्रेजुएशन के अंतर्गत किसी ने पढ़ी होगी, तो वहाँ भी हम ऐसी बातें पढ़ते हैं कि जो फिलोसॉफी या साइकोलॉजी, ये सभी भी पॉलिटिकल से प्रभावित होती है, इनको हमें इस प्रकार से स्टडी करना चाहिए। तो ये सब वहाँ भी पढ़ा जाता है सिस्टम अप्रोच, केवल कंपैरेटिव या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही नहीं, हर जो जितने भी विषय हैं, सब में ये पढ़ा जाता है सिस्टम अप्रोच को। तीसरा है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी भी अब किया जाने लगा इसके अंतर्गत। अब एनालिसिस किया जाता है कि अमेरिका और भारत की शासन व्यवस्था में अंतर क्या है, अंतर का कारण क्या है और ये व्यवस्था अच्छी है तो उसका कारण क्या है।
उसका एनालिसिस अब किया जाएगा। और पहले क्या था, पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुआ करता था, केवल उसको लिख दिया जाता था। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जो स्टडी होता था यूरोसेंट्रिक था और डिस्क्रिप्टिव स्टडी था, जिसमें केवल वर्णन कर देते थे कि अमेरिका के अंतर्गत ये व्यवस्था है, उसको लिख दिया गया, और भारत के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था उसको भी ऐसे लिख दिया जाता है। बस इतना काम करते थे, उनका कोई काम नहीं था कि वो ऐसा कुछ बताएं कि इस सिस्टम में चेंज क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब वो नहीं बताते थे। लेकिन सिस्टम अप्रोच ये सब आपको बताएगी। और अंतिम है हमारा प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस चलता है एक सिस्टम के अंतर्गत, जैसे किस प्रकार से प्रोसेस चलता है। जैसे हम सरकार को कुछ कुछ बोलते हैं कि सरकार हमारी जो डिमांड है वो पूरी कीजिए, जैसे हमारे गांव के अंदर कुछ सड़कें बना दीजिए, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दीजिए, कुछ छोटा सा हॉस्पिटल भी आप खोल दीजिए। इस प्रकार से हम सरकार को कहते हैं। ओके, ये क्या है, प्रोसेस हो गई। और फिर सरकार कहेगी कि ठीक है, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो सरकार के पास में हम अपनी बात बात रखते हैं, और सरकार फिर हमें कुछ कुछ कहती है। तो ये काम क्या है, ये क्या एक प्रोसेस है, प्रोसेस का स्टडीज में किया जाता है। और ध्यान में रखिए, सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत जो हम डेविड स्टन और आमंड और पावल का जो स्टडी पढ़ेंगे आगे, वो फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं प्रोसेस के ऊपर। ओके, तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सिस्टम अप्रोच में। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होता है। दूसरा, इंटरडिपेंडेंसी है इसमें, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तीसरा, एनालिटिकल स्टडी हम इसमें करते हैं। और चौथा, इसमें प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रोसेस का स्टडी किया जाता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। सब कुछ एक प्रोसेस ही होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हो, ये भी क्या एक प्रोसेस है। इसी प्रकार से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, तो उसमें भी एक प्रोसेस ही होता है। तो ये हो गया सिस्टम अप्रोच की बेसिक्स जो विशेषताएं हैं, ये हो गई 4 विशेषताएं जो आप ध्यान में रख लेना। इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। फैक्चुअल है, देख लीजिए इसको कि सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। तो इस सिद्धांत का जो प्रारंभ आप देखोगे तो ये था प्राकृतिक विज्ञानों में, जो भी नेचुरल जो साइंस होती है, जिसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले ये सिद्धांत आता है, अप्रोच आती है। और किसके द्वारा दिया गया था सबसे पहले, 1920 के दशक में लडविग बोन बटनफी, ये इनका नाम है, देख लेना आप इसको। ओके, तो इनके द्वारा सबसे पहले ये दिया गया। उसके बाद में ये धीरे धीरे सोशल साइंस के अंतर्गत भी प्रयोग में किया जाने लगा। जितने भी सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत भी 3 विचारक आपको ध्यान में रखना है। इमाइल दुर्खिम जो कि जुड़े हुए हैं सोशियोलॉजी से, रेडक्लिफ ब्राउन भी जुड़े हुए हैं, और मेरिनोव्स्की, ये सभी सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर स्टडी करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ठीक से स्टडी इन्होंने अभी भी प्रारंभ नहीं किया। इन्होंने कहा कि इनका भी स्टडी किया जाना चाहिए। इनके द्वारा बस इतना ही कहा गया, और किस प्रकार से कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा इन्होंने बता दिया कि सोशल साइंस के अंतर्गत भी इस सिस्टम अप्रोच को हम शामिल कर सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। इमाइल दुर्खिम, AR रैडक्लिफ और रैडक्लिफ ब्राउन। ओके, और तीसरा है ब्रोसनली मेलिनोव्स्की, ये तीनों नाम पता होना चाहिए। उन्होंने प्रारंभिक स्टडी किया था सोशल साइंस के अंतर्गत। सोशल साइंस के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इनका भी आपको स्टडी करना चाहिए, सिस्टम अप्रोच का। उसके बाद में सोशियोलॉजी के अंतर्गत 2 विचारक आए, रॉबर्ट के मार्टन और टोल्कन पार्सन। इन्होंने समाज शास्त्र के अंतर्गत इस सिस्टम अप्रोच को अप्लाई किया, और धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस के विचारक है वो भी कहेंगे कि हम भी इसको शामिल करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। तो फिर 1960 के मध्य में इस अप्रोच को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भी शामिल किया गया। क्वेश्चन आता है सिस्टम अप्रोच को किस दशक के अंतर्गत शामिल किया, तो 1960 के दशक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है इस प्रकार से। और यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें तो डेविड स्टन सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद में गैब्रियल आमंड, इन दोनों ने सिस्टम अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत मार्टिन कैप्लन के द्वारा इस विचार को आगे बढ़ाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले जीव विज्ञान के अंतर्गत ये आता है, उसके बाद में
सोशल साइंस में आता है, ये 3 विचारक सोशल साइंस में लेके आते हैं। उसके बाद में सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है सोशियोलॉजी के अंतर्गत मर्टन और टोलकट पार्सन्स, और उसके बाद में ये 1960 के दशक में राजनीतिक विज्ञान में आता है। डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड जैसे विचारक इसको राजनीतिक विज्ञान में लाते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सिस्टम अप्रोच की बात करें तो ये लाया जाता है मार्टिन कैप्लन के द्वारा ये विचार लाया जाता है। तो सबको आपको ध्यान में रखना है, इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, जो जरूरी हो उसको नोट कर लीजिए, ज्यादा इसमें ध्यान रखने की बात नहीं है, जो सबसे ज़रूरी है उसको आप हल्का-सा नोट कर लीजिए अपनी किसी भी नोटबुक में। इसका पीडीएफ दे दूँगा तो इसको आपको ज़ेरॉक्स निकलवाने की आवश्यकता नहीं, ओके? जो ज़रूरी हो उसको आप नोट कर लेना आप। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और पॉलिटिकल साइंस में ये किस प्रकार से है, उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये किस प्रकार से है। तो ये था इसका डेवलपमेंट सिस्टम अप्रोच का। चलो अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। ये वाला ठीक से दिख रहा होगा। चलो ये ठीक है, इसको देखते हैं हम। डेविड ईस्टन का कॉन्सेप्ट देखते हैं आज, केवल डेविड ईस्टन पर हम बात करेंगे। और अगला क्लास हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल फंक्शन के ऊपर, फंक्शनल अप्रोच के ऊपर। तो इसको देख लीजिए कि डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो क्या कहता है, किस प्रकार से वो प्रोसेस का स्टडी करता है। पहली बात, डेविड ईस्टन के द्वारा पॉलिटिकल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका स्टडी डेविड ईस्टन के द्वारा पॉलिटिकल प्रोसेस का स्टडी किया जाता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। और इसका मॉडल कौन सा है, इनपुट आउटपुट इसका मॉडल है। ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। और ये एक डायग्राम है जिसकी सहायता से आप इस सिस्टम को आराम से समझ सकते हो। जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो इसी का एक टाइप है। सिस्टम अप्रोच तो एक बड़ी अवधारणा है और उसी के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 2 स्कॉलर है, पहले डेविड ईस्टन और दूसरे आमंड और पावल। इन दोनों ने इस पर काम किया है। और पहला काम किया डेविड ईस्टन ने, जिसका उन्होंने अपना मॉडल दिया, मॉडल का नाम है इनपुट आउटपुट मॉडल। और ये जो आपके बीच में जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये काफी अलग शब्द है, इन्हीं के द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया। सबसे पहले ऐसे ऐसे जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इनका पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ। ये अजीब अजीब शब्द है जिसको आपको देखना, सब कुछ आपको अभी बताते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक पॉलिटिकल सिस्टम। हमने बात किया पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत सरकार को हम शामिल करते हैं, जुडिशरी को हम शामिल करते हैं, कार्यपालिका इनको शामिल करते हैं। और दूसरी बात इसमें हम शामिल करते हैं जो भी एक्टिविटी एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत होती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, हम कैसा व्यवहार करते हैं, किस आधार पर हम वोट देते हैं, समाज, इन सब को हम एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत शामिल करते हैं। ओके, तो आप इतना मत समझना कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ केवल सरकार है। केवल सरकार नहीं, सरकार तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम का एक छोटा सा भाग है, इसके बाहर भी काफी कुछ है, हम भी इसी पॉलिटिकल सिस्टम का एक भाग है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा इनपुट। इनपुट लिख लीजिए यहाँ पर, इनपुट या इसको इनपुट लिख लीजिए, ठीक है। और इनपुट में हम 2 पॉइंट्स को हम शामिल करते हैं। पहला डिमांड, ये हो गया डिमांड, और ये हो गया सपोर्ट। एक पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम में इसको समझाने के लिए डेविड ईस्टन ने एक मॉडल लिया जिसका नाम है इनपुट आउटपुट। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये इनपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है, एक कंप्यूटर आप जब पढ़ते हो, कंप्यूटर के अंतर्गत भी इनपुट आउटपुट जैसी जो शब्दावली है वो काम में लेते हैं, जैसे इनपुट के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ओके, देख लीजिए इसको, कंप्यूटर का जो एग्जांपल उसकी सहायता से आप समझ सकते हो कि एक कंप्यूटर है, उसके अंतर्गत इनपुट क्या होगा। जैसे हम कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट। यानी हम जो निर्देश दे रहे हैं, हम जो डिमांड कर रहे हैं, उन सबको हम इनपुट के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो इनपुट क्या है, इनपुट के अंतर्गत हम डिमांड को शामिल करते हैं कि सरकार के सामने हम अपनी डिमांड रखते हैं कि हमारे गांव के अंतर्गत एक सड़क बना दीजिए सरकार, पानी की नल लगा दीजिए, अच्छी व्यवस्था कीजिए, पानी नहीं आ रहा है गाँव में, तो पानी की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसी हम डिमांड सरकार से करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, इनपुट।
इसके लिए क्या शब्द काम में लिए गए? इनपुट। इनपुट के अंतर्गत 2 पॉइंट हम शामिल करते हैं, पहला डिमांड और दूसरा सपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिमांड करते हैं कि सरकार महोदय आप हमारे लिए ऐसा काम कीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाँव के अंतर्गत, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, तो इस प्रकार से हम उसको डिमांड कर सकते हैं उनके पास में, सरकार के पास में। और फिर हम क्या करेंगे? सपोर्ट भी हम करेंगे। जैसे सपोर्ट में हम शामिल कर सकते हैं, जैसे सरकार आपको कहती है वैसा ही हम करेंगे। जैसे सरकार कहती है कि इस कानून को फ़ॉलो कीजिए, सरकार कहती है कि मोमबत्ती जलाइए, तो आपको यदि ये करते हो तो हम कहेंगे कि ये सपोर्ट कर रहे हो आप, थाली बजा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये शब्द हम शामिल करेंगे। सपोर्ट के अंतर्गत टाइम टू टाइम आप वोट दे रहे हो, सरकार के ज़रूरी बात क्या है, सरकार के जो नियम है, उसको यदि आप फ़ॉलो करते हो, सरकार की जो भी नीतियाँ उसके अनुसार काम करते हो, तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट, ओके? और एक हमने बात किया डिमांड की, डिमांड यानी सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमारी जो ये आवश्यकताएँ हैं, इनको आप पूरा कीजिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हमारे हो रही है। तो इन दोनों पॉइंट को हम शामिल करते हैं इनपुट के अंतर्गत। तो ये हो गया इनपुट, इनपुट यानी सरकार से जो हम डिमांड करते हैं और सरकार की जो नीतियाँ होती है, उसका जब हम सपोर्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इनपुट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो इनपुट हमने दिया है सरकार को हमने जो-जो कहा है, जैसा हमने कहा है, उसके बाद में ये सब क्या कहाँ जाएगा? एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाएगा, सरकारों के पास में ये बातें हमारी जाएगी कि इनके द्वारा ये डिमांड की गई है और ये लोग अच्छे हैं, हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, ओके? दोनों बातों को वो ध्यान में रखेंगे कि डिमांड भी की है और ये दूसरी बात ये भी है कि ये लोग हमारी बातों को मान रहे हैं। जैसा हमने कहा, वैसा इन्होंने काम किया, इसलिए हमें इनके ऊपर सोचना चाहिए। और एक दूसरा क्लास हो सकता है, जिन्होंने डिमांड तो कर दी, लेकिन डिमांड करने के साथ में वो सरकार की बातें नहीं मानते। वो सरकार के अनुसार काम नहीं करते हैं। जैसे कोई अपराधी हो गया, ओके? कोई अपराधी हो गया और वो बोलता है कि हमें इस प्रकार की राइट्स दे दीजिए, तो डिमांड तो उन्होंने कर दी, लेकिन सरकार फिर देखती है कि इन्होंने अपना सपोर्ट कहाँ किया। हमने तो कहा कि ये सब आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखा जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। जब भी पॉलिटिकल सिस्टम काम करना शुरू करेगा, ये जो इनपुट्स सरकार के पास में जब इन पर काम करना शुरू करेगा, तो वो देखेगा कि जनता ने कौन-कौन सी डिमांड की है और जनता हमारा कितना सपोर्ट करती है, इसको वो ध्यान में रखेगा। और उसके बाद में क्या होता है? रूपांतरण होता है, चेंज होता है, ओके? अब चेंज होगा, हमने जो इनपुट दिया वो व्यवस्था के अंतर्गत जाएगा और व्यवस्था पहले देखेगी कि ये डिमांड कौन-कौन सी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको एक छोटा-सा पॉइंट यहाँ पर एक शब्द और ध्यान में रखना है। यहाँ पर गेटकीपर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, गेटकीपर शब्दावली इसी प्रकार से नाम आपको ध्यान में रखना है, गेटकीपर यानी हमने एक ऐसी डिमांड कर दी जो सरकार के लिए पूरी करना पॉसिबल नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हमारे गाँव के अंतर्गत एक बड़ा-सा कुछ सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दीजिए या एक बड़ा-सा एयरपोर्ट बना दीजिए हमारे गाँव के अंतर्गत। तो सरकार कहेगी कि क्या डिमांड कर रहे हो महोदय आप? ओके? तो इस प्रकार की जो डिमांड है उसको पहले ही रोक दिया जाएगा। इसी के लिए डेविड स्टर्न शब्द काम में लेते हैं गेटकीपर्स। आगे हम देख लेंगे, ओके? यहाँ से थोड़ा-थोड़ा समझ लीजिए आप। तो अब ये हमने डिमांड किया, तो डिमांड के अंतर्गत कुछ को यहीं पर रोक लिया गया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। उसको पहले ही इस स्ट्रक्चर के द्वारा, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा पहले ही रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये जो डिमांड आपकी कि एक बड़ा-सा एयरपोर्ट बना दीजिए, एक बड़ा-सा सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दीजिए, ये ठीक नहीं है, तो इसको हटा दिया जाएगा। कुछ डिमांड को पहले ही हटा दिया, इसी के लिए शब्द है गेटकीपर्स, ओके? अब क्या होगा? अब ये पॉलिटिकल सिस्टम के पास में गया और वो फिर सबको एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद में कुछ नीतियाँ बनाएँगे। कुछ नीतियाँ वो बनाएँगे, तो पॉलिटिकल सिस्टम का जो भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है, जो भी नीतियाँ उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसी या डिसीज़न गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं आउटपुट। यानी इस सिस्टम से बाहर क्या निकला है, तो ये शब्द काम में लेते हैं निर्गत। अंग्रेजी में देख लेना, हिंदी में ऐसे-ऐसे शब्द है, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या शब्द है? आउटपुट। आउटपुट शब्द यहाँ पर काम में लिया गया। फिर से समझिए, पहले हम डिमांड करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार क्या करेगी? आपकी डिमांड्स देखेगी, यदि डिमांड ठीक है, तो वो आगे बढ़ाएगी, यदि आपकी कुछ डिमांड ठीक नहीं है, तो उसको बाहर ही हटा दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं गेटकीपर्स।
उसके बाद में सरकार उनको एनालिसिस करेगी, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में कुछ नीतियाँ बनाएगी और कुछ निर्णय लेगी। ओके? जैसे हम सरकार से कहते हैं कि हमारे गाँव के अंतर्गत एक सड़क बना दीजिए, फिर वो बोलेंगे कि ठीक है उन्होंने स्टडी किया ठीक से कि इतना सड़क है, इतना गाँव है तो इसमें केवल 3 से 4 किलोमीटर सड़क बना देते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आधा किलोमीटर सड़क हम बना देते हैं, इस प्रकार से सरकार एनालिसिस करती है और हमारी कुछ-कुछ डिमांड वो मान लेती है और उसी आधार पर एक आदेश जारी करती है कि इस गाँव में इतना फंड आ जाना चाहिए और फिर एक गाँव के अंतर्गत एक सड़क बना दीजिए या जो भी हमने डिमांड की, उसको पूरा कीजिए आप, ओके? तो इस प्रकार से एक नियम बना दिया गया, कुछ नीतियाँ बना दी गई, कुछ डिसीज़न उनके द्वारा लिए गए, उसी को हम कहते हैं आउटपुट, आउटपुट हम कहते हैं। तो ये तो हो गया एक इसका फर्स्ट स्टेज हो गया। अब क्या होगा सेकंड स्टेज के अंतर्गत सरकार ने जो नीतियाँ बनाई, वो हमें ठीक नहीं लगी। हमने तो कहा था हमारे गाँव के अंतर्गत 2 किलोमीटर सड़क बना दिए, लेकिन सरकार ने महोदय ने क्या किया केवल 2 किलोमीटर सॉरी केवल 500 मीटर ही सड़क बनाया, ऐसा सरकार ने कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे कि सरकार के पास में हम अपनी डिमांड को फिर से ले जाएँगे। सरकार के पास में हम डिमांड को फिर से ले जाएँगे या सरकार को हम कहेंगे कि हमारी बात को क्यों नहीं माना गया, उसी को हम कहते हैं फीडबैक। फीडबैक हम सरकार को देंगे कि आपने जो काम किया वो अच्छा है, बुरा है। यदि अच्छा होगा तो हम सरकार की जय-जयकार करेंगे, यदि ठीक नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और यदि उनकी पॉलिटिकल पार्टी फिर से इलेक्शन में आती है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। ओके? तो वो समझ जाएँगे कि ये ठीक नहीं किया हमने, ओके? और जब आगे आने वाले समय में उनकी फिर से सरकार आएगी, तो वो बात हमारी मान लेगी, ओके? तो फीडबैक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, फीडबैक से ही पता चलता है सरकार को कि जनता हमारा समर्थन कर रही है, नहीं कर रही है, यदि कर रही होती तो हम जीत जाते, ओके? तो इसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पर 2 शब्द काम में ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ओके पॉजिटिव यानी सरकार को हम जिता देंगे ऐसे थोड़ी और कोई तो रीजन नहीं है या और कोई हम किसी अन्य प्रकार से तो बता नहीं सकते कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो हम सरकार को यदि जिता देंगे तो सरकार को लगेगा कि अच्छा फीडबैक है हमने जो पॉलिसी बनाई वो ठीक है और यदि हमारा नेगेटिव फीडबैक रहेगा तो हम सरकार को हरा देंगे तो सरकार अपने आप समझ जाएगी और आगे आने वाले जो चुनाव होंगे तो उसमें इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो ये क्या चल रहा है एक प्रोसेस चल रहा है समझ में आ गया? समझ गए होंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से पॉलिसी बनी और किस प्रकार से फीडबैक दिया जाता है फिर से कि अच्छी है, बुरी है और ये जो फीडबैक दिया, उसको फिर से इनपुट के रूप में हमने चेंज कर दिया। एक फीडबैक हमने दिया और हमने कहा कि ये हमारी डिमांड्स है ओके, ये डिमांड है और ये डिमांड एक बार फिर से इस सिस्टम के अंतर्गत जाएगी। इस सिस्टम से फिर से एक डिसीजन लिया जाएगा और जिसको हम आउटपुट कहेंगे और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। डेविड स्टोन कहते हैं महोदय ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। डेविड स्टोन महोदय कहते हैं कि ये जो व्यवस्था चल रही है, ये लगातार चलती रहनी चाहिए। इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो डिमांड है वो रखिए, यदि नहीं मानी जा रही है तो फिर से रखिए, यदि फिर से नहीं मानी जा रही है तो लगातार अपनी डिमांड को रखिए और जो लोग आपकी डिमांड को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। सिस्टम को बदलने की क्या आवश्यकता है? आप इसको हटाइए मत। यही तो है, यही तो हम पढ़ रहे थे सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत कि डेविड स्टन जैसे विचारक हैं, आमंड पावल जैसे विचारक हैं, वो व्यवस्था में चेंज करने की बात नहीं करते हैं। ये हम कह सकते हैं अमेरिका का जो व्यवस्था चला आ रहा है डेमोक्रेसी जो चला आ रहा है उसमें चेंज करने की बात नहीं करते। वो नहीं कहते कि इस सिस्टम को आप उखाड़ फेंकिए, लेकिन सोवियत संघ वाले कह रहे थे कि इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको उखाड़ के फेंकिए क्योंकि ये आम जनता के साथ में धोखा करते हैं, ये सभी लुटेरे हैं, ये ठीक नहीं है, जनता का शोषण करते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर के जो लोग थे, अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम वो कह रहे थे या इससे जुड़े जो भी विचारक थे, वो कह रहे थे कि इस सिस्टम को आपको चालू रखना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपको बताइए हमें आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट मॉडल। समझ में आ गया होगा? बहुत आसान सा है, बेसिक सा ही है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। कुछ शब्दों पर हम बात करेंगे अभी और जैसे एनवायरनमेंट है कि एनवायरनमेंट क्या होता है? गेटकीपर्स पर हमने बात किया और भी हम कुछ बातें करेंगे।
चलिए आगे कुछ शब्द है जो इन्हीं के द्वारा स्पेशल दिए गए थे। इसको देखिए आप, पहला शब्द आपके पास में गेटकीपर्स, यानी सरकार के पास में जब डिमांड अधिक हो जाती है, उनके पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सरकार के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जनता की सभी डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। इसके लिए वो क्या करेगी, इसके लिए वो गेट कीपर्स का सहायता लेगी, यानी सरकार के अंदर जब ओवरलोडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग यानी जब बहुत सारी डिमांड्स आ जाती है, तो उस डिमांड्स में से कुछ डिमांड को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि सरकार के पास में इतना स्ट्रक्चर ही नहीं है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मैंने अभी बात किया कि हमारे गाँव वालों ने बोल दिया कि हमें 2 से 5 किलोमीटर की सड़कें चाहिए, और सभी प्रकार के गाँव यदि इस प्रकार की डिमांड करेंगे और शहरी लोग भी इस प्रकार की डिमांड करेंगे, या कोई भी डिमांड्स हो सकती है, तो सरकार के पास में इतना स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सभी प्रकार की डिमांड्स को पूरा कर सके। इसके लिए उन्होंने गेटकीपर लगा रखे हैं। गेटकीपर का अर्थ है यानी जो डिमांड्स आई है उसमें जो ज़रूरी डिमांड्स है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो ज़रूरी नहीं है या अभी हमारे पास में उस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं है, उस प्रकार का सिस्टम नहीं है कि उनकी डिमांड्स को हम पूरा कर सकें, तो उसमें कुछ डिमांड्स को कम कर दिया जाएगा। जैसे 100 डिमांड हमने किया, तो उसमें से गेटकीपर्स के द्वारा 50 डिमांड्स को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया है? ये हो गया ओवरलोडिंग, एक सीमा से ज़्यादा हो गया। मान लेते हैं हमारी स्ट्रक्चर है, उसके पास में 50 समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल के अंतर्गत यदि 10 ही वेंटिलेटर है, तो केवल जो 10 आदमी है जिनकी कंडीशन काफ़ी खराब है, केवल उन्हीं का हम इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार से सरकार के पास में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 50 जो डिमांड्स है उसको फुलफिल सके। लेकिन यदि इनके पास में 100 डिमांड चली जाएगी, तो ये क्या हो गया? ओवरलोडिंग हो गया, ओवर हो गया, इनके पास में लोड हो गया। ओवरलोडिंग शब्द काम में लेते हैं। तो अब सरकार क्या करेगी? गेटकीपर्स की सहायता से, गेटकीपर्स यानी उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का इस प्रकार से बना है कि वो फाइलें आगे नहीं जाएगी। उन फाइल्स में कुछ देखा जाएगा कि ये ठीक है, ये ठीक है। जो ठीक नहीं है उसको पहले ही हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया, ओवरलोड हो गया, 50 ज़्यादा हो गया, तो इसको हटाने के लिए हम काम में लेते हैं गेटकीपर्स। गेटकीपर्स हम काम में लेते हैं। दूसरा शब्द आपके पास में कन्वर्जन प्रोसेस। कन्वर्जन प्रोसेस अभी आपने देखा ना, ये वाला, ये ये शब्द, यानी हमारी जो इनपुट है वो किस प्रकार से आउटपुट में चेंज होता है, इसी को तो हम कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। गेटकीपर्स है और लोडिंग, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो कन्वर्जन यानी चेंज किस प्रकार से होता है, हमारी जो डिमांड्स है वो किस प्रकार से नीतियों में चेंज होती है, किस प्रकार से एक सप्लाई में चेंज होती है, वो चेंज होने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना, सभी शब्द इन्हीं के दिए गए स्पेशल शब्द है ये। आगे हम देखें फीडबैक लूप, हम देखें फीडबैक लूप, हम देखें तो फीडबैक लूप यानी सरकार के द्वारा हमारी सभी डिमांड को नहीं माना गया और जो डिमांड रहेगी उसी को हम कहते हैं फीड लूप, यानी ये नेगेटिव रूप में ये फीडबैक हम देंगे कि सरकार ने हमारा काम नहीं किया, तो उनको करना चाहिए था। हमारी जो डिमांड है, सभी जो डिमांड्स है उसको पूरा नहीं किया गया, इसी के लिए शब्द काम में लिया गया है फीडबैक लूप। ओके, यानी कुछ बातें मान ली गई वो ठीक है, वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, और नेगेटिव यानी जो बातें नहीं मानी गई तो हम सरकार का विरोध करना शुरू कर देंगे। ओके, तो जो नहीं मानी गई उसी को हम कहते हैं फीडबैक लूप। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें, आगे इसमें है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को आप एक सिस्टम समझ लीजिए। एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम शामिल करेंगे इस समाज को, ये जो हमारा समाज है इसको हम शामिल करेंगे, यानी ये जो पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है इसके अंतर्गत जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब एनवायरनमेंट में ही है। समाज है, समाज में रहने वाले व्यक्ति है, समाज में रहने वाला नहीं, धर्म है, मान ले धर्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये सब क्या है? ये एनवायरनमेंट है। कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया गया एनवायरनमेंट क्या होता है, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। समाज, व्यक्ति, धर्म, संस्कृति, आर्थिक क्रियाएं, आपका ज्योग्राफी, ये सभी एनवायरनमेंट का ही भाग है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण ये हो गया, और इसके अंतर्गत इन सबको हम शामिल करते हैं।
अगला शब्द हमारे पास में अगला शब्द है यहाँ पर व्यवस्था की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रोसेस पर हमने बात किया। इस सिस्टम अप्रोच में सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस किया जाता है वो प्रोसेस के ऊपर किया जाता है कि ये प्रोसेस किस प्रकार से काम कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, कि कैसे इनपुट होता है, कैसे उसका कन्वर्जन होता है, उसके बाद में किस प्रकार आउटपुट आता है, फिर किस प्रकार से ये फीडबैक जाता है और ये एनवायरनमेंट के अंतर्गत कैसे ये सब काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये एक प्रोसेस है और सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत हम इसी का स्टडी करते हैं। डेविड स्टन के द्वारा भी इसी प्रोसेस के ऊपर फोकस किया गया। इसी के द्वारा हम सभी देशों का अध्ययन इसी प्रक्रिया से कर सकते हैं। कैसे हम सभी देशों का अध्ययन करेंगे, इस डायग्राम्स को फिर से देखिए। हमें अध्ययन करना है सभी देशों का। जैसे सबसे पहले हम भारत की हम बात करें, तो भारत का आपको स्टडी करना है, तो इसी की हम सहायता से कर सकते हैं भारत का स्टडी। ओके, हम देखेंगे कि यहाँ पर डिमांड आखिर की जा रही है, नहीं की जा रही है, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है कि नहीं, यहाँ पर सरकार सॉरी जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद में एक पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी डिमांड बाहर आती है, कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है, कौन से डिसीजन यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार से फीडबैक किया जाता है। यदि बातें नहीं मानी जा रही, क्या वो वॉयलेंस का प्रयोग कर रहे हैं या आराम से सहमति के साथ में काम कर रहे हैं, ये आपको अध्ययन से पता चलेगा एक पॉलिटिकल सिस्टम से। उसके बाद में हम अमेरिका जाएँगे और अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम हम देखेंगे और अमेरिका के अंतर्गत देखेंगे कि ये प्रोसेस किस प्रकार से काम कर रही है। यहाँ पर इनपुट कैसे आता है, आउटपुट कैसे आ रहा है, फीडबैक कैसे आ रहा है और ये एनवायरनमेंट के अंतर्गत कैसे काम कर रहा है। उसके बाद में हम जाएँगे अफ्रीका, अफ्रीका के अंतर्गत देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, प्रोसेस आखिर किस प्रकार से काम करती है। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच का ये भाग सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच का जो महत्वपूर्ण विचार है वो डेविड स्टन है और डेविड स्टन या मॉडर्न अप्रोच जो भी है, ये सभी बात करते हैं प्रोसेस की स्टडी पर, यानी जो अनौपचारिक जो बातें हैं, अनौपचारिक जो स्टडी है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि प्रोसेस किस प्रकार से चलती है, उसी का हमें अध्ययन किया जाना चाहिए और उसी के ऊपर हमें फोकस किया जाना चाहिए। इससे हम डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसका स्टडी कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें किस प्रकार से काम किया जाता है। उसके बाद में हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जाएँगे। ओके, कुछ अफ्रीका देशों में हम जाएँगे या कुछ लैटिन अमेरिका के देशों में जा सकते हैं, उस समय की हम बात करें, तो वहाँ हम देखेंगे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर किस प्रकार से रूल हो रहा है, किस प्रकार से जनता की सहभागिता है, उनको हम देखेंगे। उसके बाद में हम तुलना कर लेंगे दोनों की, दोनों में हम तुलना करेंगे कि वहाँ प्रोसेस ऐसी है, उसमें अच्छी है, बुराइयाँ, समानताएँ या समानताएँ हैं, उनका हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो तुलना करना यहाँ पर आसान हो गया। पहले क्या तुलना करते थे, वो केवल यूरोप की तुलना करते थे और जो स्टडी करते थे वो यूरोप सेंट्रिक होता था, जिसको हम यूरोसेंट्रिक कहते हैं। और जो अब स्टडी होगा वो इन सब पर फोकस करते हुए किया जाएगा। इस मॉडल की सहायता से आप अफ्रीका का स्टडी कर सकते हो, यूरोप का स्टडी कर सकते हो, भारत यानी एशिया जैसे महाद्वीप के अंदर जो भी देश है उनका स्टडी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी हमें प्रैक्टिकल भी लग रहा है। ओके, तो ये ठीक है ये हमें ठीक लग रहा है इनपुट आउटपुट मॉडल। ट्रेडिशनल अप्रोच से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक शब्द और है आपके पास में सपोर्ट स्ट्रेस। ये क्या है सपोर्ट स्ट्रेस? ये भी एक शब्द ही है। जैसे हमने सरकार का समर्थन किया, वर्तमान में हम देखें तो मोदी सरकार का हमने समर्थन किया, लेकिन मोदी सरकार ने क्या हमारी जो डिमांड्स है उनकी पूरा नहीं किया। जैसे अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कई सारी ऐसी बातें चल रही थी कि मोदी ने ये ठीक नहीं किया, ऐसा ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट स्ट्रेस हम बोलते हैं कि हमने सरकार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो उससे क्या हो गया, हमें स्ट्रेस हो गया। ऐसे समझ लीजिए, हमने उनका सपोर्ट किया लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, कुछ डिमांड्स हमने किया, हमने ये डिमांड किया, सरकार हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है, पता नहीं कर क्या रही है, यही हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो उसके बाद में क्या होगा, हमें स्ट्रेस हो जाएगा। तो स्ट्रेस होगा यहाँ पर, इस यहाँ पर जब आउटपुट आएगा तभी हमें स्ट्रेस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट स्ट्रेस, सॉरी सपोर्ट स्ट्रेस हम बोलते हैं। हमें स्ट्रेस हो जाएगा कि सरकार हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रही है, हमने उनको कितना सपोर्ट किया लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने इनको इतनी सीटें दी है, इतना-इतना किया, इनके लिए इतना प्रचार किया, लेकिन जब मुसीबत आई, तो पता नहीं सरकार कहाँ चली गई। तो इससे क्या होगा, हमें सपोर्ट स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, तो ये शब्द भी इन्हीं के द्वारा काम में लिया गया। तो ये हो गया, मुख्य-मुख्य आपके पॉइंट हो गए हैं। आगे इनका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आखिर क्या दिया उन्होंने? उनसे पूछा गया कि बताइए
कि इस सिस्टम का होता क्या है, ये सिस्टम क्या होता है? इतनी बातें हमने कर ली, इतनी बड़ी-बड़ी हमने बातें कर ली, इतना स्टडी हमने कर लिया, लेकिन डेविड स्टर्न के अनुसार ये सिस्टम होता क्या है? सिस्टम क्या होता है? पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है? तो उन्होंने कहा एलोकेशन ऑफ वैल्यू एलोकेशन ऑफ वैल्यू और किस प्रकार से अथॉरिटेटिव यानी मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। मूल्य क्या है, अथॉरिटेटिव क्या है, एलोकेशन क्या है, ये देखिए आप। पहला शब्द हमारे पास में अथॉरिटेटिव यानी सरकार के द्वारा जो कहा गया है उसको फॉलो करना होगा। जैसे सरकार ने कुछ नियम बना दिए गए या सरकार ने कहा कि इस देश के अंतर्गत 5 क्लास है, X1, X2, X3, X4, X5, इनकी इनको हमने ऐसा कहा, इसके लिए इस प्रकार का कानून है, इनके लिए इस प्रकार का कानून है, इनके लिए ये है, इनको मानना होगा, हमारे जो नियम है उनको मानना होगा। तो जहाँ भी आपको इस प्रकार का शब्द मिले अथॉरिटेटिव यानी आपको बात मानना पड़ेगा, सरकार जैसा कहे उसके अनुसार आपको काम करना होगा, सरकार के विरोध में आप नहीं जा सकते। ओके? तो ये क्या आधिकारिक है, ये अथॉरिटेटिव है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जैसा सरकार कर रही है, सरकार के जो रूल है आपको मानना पड़ेगा। सरकार के विरोध में आप नहीं जा सकते, सरकार ने जितने आपको रिसोर्सेज़ दिए हैं, आपकी कैपेबिलिटी है किसी अन्य अनुसार, तो आपको उसको स्वीकार करना होगा। दूसरा है, यहाँ पर वैल्यू का एलोकेशन होगा, एलोकेशन ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पर क्या है? वैल्यू है कि हमारी डिमांड से कैसी है। जैसे मेरी डिमांड अलग हो जाएगी कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या चेंज करना और हमारे लिए कुछ कुछ कीजिए आप। हमारे गाँव उसके अंदर के जो किसान हैं उनकी डिमांड्स अलग हो सकती है। शहर में हम जाएँ तो व्यापारी लोग हैं उनकी डिमांड्स अलग हो सकती है। तो वैल्यू यहाँ पर वैल्यू का क्या अर्थ है, जो डिमांड्स है उसको प्राथमिकता देना। जैसे हमने हमारे लिए कुछ टेक्स्ट में छूट दे दी, तो हमारे लिए क्या टेक्स्ट में छूट दोगे? हमारे लिए तो हम तो टैक्स देते नहीं हैं। गाँव में रहते हैं, टैक्स देते नहीं क्योंकि इनकम बिल्कुल नहीं है हमारी। तो हमारे लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप हमारे टेक्स्ट में कुछ छूट दे रहे हो। हमारे लिए क्या फ़ायदा, जब आप किसानों के लिए थोड़ा काम करोगे, कुछ अच्छा कुछ सब्सिडी आप दोगे, कुछ बिजली का बिल माफ़ करोगे आप, ऐसा यदि कुछ आप करोगे, तो ये किसानों के लिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप व्यापारी में जाओ तो व्यापारियों के लिए आप इस प्रकार का बिल माफ़ करोगे, उनसे उनका फ़ायदा नहीं होगा। उनको तो उस टैक्स में छूट दीजिए, अच्छा आप लोन दीजिए, कम रेट में आप लोन दीजिए, तो उनका जो प्राथमिकता प्रायोरिटी है, वो अलग हो जाएगा। तो सरकार को किस प्रकार से काम करना है, जैसे-जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही एलोकेशन आपको करना होगा। एलोकेशन आपको करना होगा, ओके? कैसे? जैसे-जैसे नीड्स होती है, सभी व्यक्तियों की नीड्स होती है, उसके अनुसार ही आपको आवंटन करना होगा, मूल्यों का आवंटन करना होगा, वो भी आधिकारिक आधिकारिक मानने वाला, इस प्रकार से आपको आवंटन करना होगा। तो ये इसका डेफिनेशन देते हैं। वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, इस पर हमने बात किया। सिस्टम ऑफ लॉज़ पर हमने बात किया कि जो व्यवस्था है, वो लगातार चलती रहती है और इस प्रकार का जो सिस्टम अप्रोच हमें इनपुट आउटपुट मॉडल कर रहे हैं, ये तभी काम करेगा जब व्यवस्था लगातार चल रही है। एक व्यवस्था जिसमें अचानक से चेंज हो गया, वहाँ पर ये काम नहीं करता है। इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए क्या आवश्यक है कि कोई भी व्यवस्था वो निरंतर रूप से चलती रहनी चाहिए। ओके? लगातार चलनी चाहिए वो व्यवस्था, ऐसी बात इनपुट आउटपुट मॉडल में की गई। दूसरी बात है इक्विलिब्रियम, समाज में साम्यावस्था बनाए रखने का प्रयास इसमें किया गया। ये भी ऐसा ही है, यदि व्यवस्था लगातार चलती रहेगी, तो सबकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा और साम्यावस्था यानी सभी की डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। जैसे एक व्यापारी, एक किसान, एक उद्योगपति, एक पूंजीपति या किसी अन्य क्लास हो सकता है, उन सब में एक इक्विलिब्रियम लाना होगा हमें। ओके? साम्य अवस्था लानी होगी, सभी की जो डिमांड्स है वो हमें पूरी करनी होगी, जिससे समाज के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और वो व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करे। तो ऐसा कहा गया डेविड स्टर्न के द्वारा। तो समाज में हमें क्या लाना है, इसका अर्थ लिख लीजिए साम्य अवस्था। ओके? तो साम्य अवस्था बनाए रखने का प्रयास हमें करना है। और क्या है, कुछ है क्या इसमें? इसको पढ़ लीजिए आप, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसको आप रीड कर लीजिए। कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया है। डिमांड्स पर हमने बात कर ली कि डिमांड एंड सपोर्ट क्या होता है। तो डिमांड हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा की हम कर सकते हैं कि पुलिस वाले बिठाइए गाँव के अंदर गए तो बहुत यहाँ पर हमले हो रहे हैं, बहुत चोर आ रहे हैं। ओके? अब मौसम चेंज होता है जैसे-जैसे ये जो
अगला जो स्टेज आएगा, अभी बरसात का मौसम आएगा, तो वैसे गाँव के अंतर्गत कई सारी चोरी होना शुरू हो जाती है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ पुलिस की व्यवस्था कीजिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की डिमांड्स हम कर सकते हैं, चिकित्सा इसी में शामिल हो गई, एजुकेशन की हम डिमांड कर सकते हैं और साथ में सपोर्ट हम कैसे करेंगे? हाँ, सॉरी, इसके अलावा हम इसमें क्या शामिल करेंगे? इसमें हम शामिल कर लेंगे सूचना की डिमांड हम कर सकते हैं कि ये हमें डिमांड चाहिए और हम इस प्रकार से भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब है डिमांड। ये सब क्या है? ये डिमांड है। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा है। एक व्यक्ति के व्यवहारों पर जो नियंत्रण करना है, वो भी एक डिमांड कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हम माँग माँग सकते हैं, ओके? तो सूचना की माँग हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन की हम डिमांड कर सकते हैं। तो ये हमारी डिमांड हो जाएगी और डिमांड हम तो बता नहीं सकते, हम डायरेक्ट कहाँ सरकार को डिमांड बता पाते हैं। तो डिमांड या तो सिविल सोसाइटी की सहायता से सरकार के पास पहुँचेगी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की सहायता से सरकार के पास पहुँचेगी। तो हमारी जो डिमांड है वो कहाँ कैसे जाएगी? तो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, समाचार पत्र है और कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप है और इन्हीं का ही मिला-जुला रूप आप सिविल सोसाइटी लिख सकते हो। इनके द्वारा हमारी डिमांड्स आगे जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमारी डिमांड चली जाएगी। ओके? तो ये हो गया डिमांड। आगे है सपोर्ट, सपोर्ट को हमने अभी देखा तो सपोर्ट को हम कैसे कह सकते हैं यानी कानून को मानना, सरकार जो कर रही है उसको हम मानेंगे, जैसे हम वोट दे देंगे, मौन सहमति हम दे देंगे, सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका समर्थन हम कैसे करेंगे? मौन सहमति और मौन सहमति कैसे देंगे? वोट दे देंगे, हम वोटिंग हम लगातार देंगे, कोई भी सरकार आओ हम हमारा जो एक अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है वोटिंग करना, तो हम वोट दे देंगे। इसके अलावा भौतिक समर्थन हम दे देंगे, फिज़िकल सपोर्ट हम दे देंगे। सरकार यदि ठीक से काम कर रही है, तो उसके सपोर्ट में हम काम करेंगे। यदि ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम उसके विरुद्ध आंदोलन कर देंगे। तो इस प्रकार से एक सपोर्ट किया जा सकता है या सांकेतिक हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है। सिंबॉलिक हो सकता है, सिंबॉलिक में आप वोट देना भी लिख सकते हो, सरकार कर रही है काम, ठीक हम चुपचाप रह सकते हैं या वोट दे सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक सिंबॉलिक हो गया। और इसके अलावा व्यक्ति समूह है, विचारधारा, उद्देश्य, संस्था या अन्य प्रकार से व्यवस्था के पक्ष में होना। इस प्रकार से भी हम व्यवस्था जैसा विचारधारा उसको हम फॉलो करेंगे, तो हम उसको भी एक सपोर्ट हम दे देंगे। समर्थन एक महत्वपूर्ण इनपुट है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समर्थन के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। सरकार को यदि आपका सपोर्ट नहीं मिला, तो सरकार क्या काम करेगी? जनता का सपोर्ट यदि नहीं मिलता, तो सरकार किसी भी कानून को नहीं ला सकती है। किसी भी कानून को सरकार नहीं ला सकती यदि जनता का उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सपोर्ट और सपोर्ट के साथ में डिमांड, इन दोनों से मिलकर बनता है इनपुट और यही इनपुट पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाएगा, उसका फॉर्मेशन होगा और फिर आउटपुट उसके अंदर से निकलेगा। मांगों का रूपांतरण, ओके? ये हमने अभी देख लिया, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है फिर से। और पॉलिटिकल हमने जो आउटपुट है उसको भी हमने देख लिया कि आउटपुट कैसे आता है, ये हमने बात कर लिया, इसको भी आप रीड कर लेना। वहाँ से आपको लिंक में जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको जॉइन कर लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको जॉइन कीजिए और वहाँ पर ये पीडीएफ दे दी जाएगी। वहाँ पर ये सब पढ़ लेना आप। इसमें बताने वाला कुछ नहीं, डिटेल से उस डायग्राम में सब कुछ बता दिया है और ये कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको इस मॉडल में आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी है इतना। मिलते हैं अगली क्लास में स्ट्रक्चरल फंक्शनल के साथ में, आमंड और पाउल। उसके बाद में बहुत सारे उसमें हम बातें करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट से, क्वेश्चन आ भी जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। सिलेक्शन करवाने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में हम देखेंगे कि आपके लिए स्पेशल क्या हो सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ओके, ये तो कोई भी कर देगा, इनपुट आउटपुट है ये तो कोई भी कर देगा, लेकिन आगे हम जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल में और कुछ और भी हम अच्छे फैक्ट देखेंगे, यदि वो एग्जाम में आए तो आप उनको कर सकते हो। ओके, कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से अप्रोच से तो आप कर सकते हो, उन पर हम बात करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। ये बेसिक्स है, ये कोई भी कर देगा और आप भी इसको कर दोगे। अच्छे से क्लास हो ही गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।